साढ़े चार या 5 बजे के आसपास वो निकले होंगे। 9:30 बजे से उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। हम लोग पुलिस के पास गए मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस ने हमें बोला आपको मिसिंग रिपोर्ट एक और लिखवाने की ज़रूरत है नहीं। सुबह मेन रोड के नाले में मेरे पति की बॉडी मिल गई। शायद मैं उन्हें बुलाती तो वो वापस आ जाते। आपको बताया था उन्होंने कुछ? तो उन्होंने मना कर दिया कि ना हम गाड़ी देंगे ना हम पैसे देंगे। बात करने के बजाय उन्होंने सीधा शूट आउट किया। बात करते उन्होंने मेरे हस्बैंड को ही मार दिया और एक को तो उन्होंने गाड़ी से कुचला गोली मारने के बाद। ये पूरा अंदर जत्था है, हरियाणा से लोग आते हैं। कानून और प्रशासन को तो उन्होंने जूते की नोक पे रख रखा है। 3-4 गोली मारी थी वो। अब मेरे बच्चे को पालूंगी कैसे? धामी जी भी काश कुछ मानते और आते तो योगी जी को मैं फिर नमन करती हूँ। सर फास्ट ट्रैक में डालो ऐसे केसेस को। अंकिता के माँ बाप भी रो रहे हैं, हम लोग भी रोएंगे। बेहद ही खौफनाक घटना देखी गई रविवार की रात को। रवि बड़ेला को बाहर के युवकों ने गोली मार दी। तो क्या आपकी पहले उनसे बातचीत हुई थी? उनके जाने के से पहले उन्होंने आपको कुछ बताया था? नहीं, वो नॉर्मली साइट के लिए निकले थे। उनका साइट पे काम चल रहा था, वो कंस्ट्रक्शन में थे। क्योंकि 4:30 या 5 बजे के आसपास वो निकले होंगे। तो मुझे बस इतना बोलते मैं साइट पे जा रहा हूँ कि मैंने अपना पुत्र खो दिया है। मैंने उसके बाद 6:30 बजे उनकी मुझसे बात हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने पूछा डॉक्टर पे चलना, तो मैंने बोला आज रहने देते कल चले। कब तक नौकरी मिलेगी? शायद मैं उन्हें बुलाती तो वो वापस आ जाते। और कब तक मैं बच्चा निभाता? ठीक है सर। मैंने 9:30 बजे से उनको कॉल करनी शुरू करी। मैं डिनर पे वेट कर रही थी उनका। तो ठीक है। 9:30 बजे से उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। उसके बाद जब 11 साढ़े 11 हो गए, पहले मुझे लगा क्या पता फ़ोन साइलेंट पे हो गया, कई बार पॉकेट से हो जाता है। तो मैं बहुत देर तक कॉल नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनके पार्टनर्स को कॉल करना शुरू किया, गोलू बहलों को। उन्होंने मुझे बताया कि 2 लोगों की चोट लग गई है तो मैं हॉस्पिटल आया। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा हुआ। मैंने कहा तो फिर रवि कहाँ है? तो फिर उन्होंने बोला कि रवि भाग गया। उसके बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आया। जब पूरी बात खुली, हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए। पुलिस भी हमारे घर आई पता पूछने के लिए कि रवि कहाँ पे है। हमें तो पता ही नहीं था। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे ढूंढने की। उसके बाद जब हम लोग पुलिस के पास गए मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, पुलिस ने हमें बोला कि क्योंकि ऑलरेडी एक केस हो रखा है जिसके गोली लगी थी, उसने केस कर रखा है, तो आपको मिसिंग रिपोर्ट एक और लिखवाने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग वापस आ गए। तो पुलिस ने मुझे बोला कि अरे आप चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ जिनको गोली, क्योंकि मुझे यही टेंशन होती कि कहीं उनको भी गोली तो नहीं लगी। जब 2 को लगी तो उनको भी लगी हो सकती है। तो उन्होंने बोला पुलिस ने कि नहीं उनको कुछ नहीं हुआ, जिनको लगा है वो हॉस्पिटल में है और आपके पति ठीक है। हो सकता है वो छुप रखे हैं और वो सुबह हो जाएंगे, सुबह होने का इंतजार करेंगे। उन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे आए। पुलिस बोल चुकी थी कि हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। सर्च ऑपरेशन कैसे किया जाता है? मोबाइल की रोशनी से या प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ? तो आपके सर्च ऑपरेशन में और मेरे सर्च ऑपरेशन में क्या अंतर है? मैं भी रात को अपने पति को मोबाइल की रोशनी से ढूंढ रही थी, रवि करके। नहीं मिले वो। सीओ भी यहाँ पे थे रात को, हमारे बाद आए थे, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे थे तब सीओ भी आए थे। उनसे मैंने पूछा कि सर लोकेशन वगैरह, तो उन्होंने कहा लोकेशन यही बता रही है, ये देखो 1 किलोमीटर के दायरे में बता रहा है। आप मुझे दिखा, हमें बोला कि ढूंढ लो, आप लोग ढूंढ लो, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप ढूंढ सकते हो। हम ढूंढे, ये आपका काम है। आप लोग प्रोफेशनली ढूंढ सकते हो या मैं ढूंढूंगी? कुछ नहीं ढूंढा उन्होंने बोला ढूंढ रहे करके। 4:30 बजे सुबह मेरा बच्चा रोने लग गया तो हम लोग वापस आ गए और दीदी कहते हम दोनों वापस आ गए। सारे जेंट्स सुबह तक ढूंढने में लगे थे। सुबह मेन रोड के नाले में मेरे पति की बॉडी मिल गई। मेरा क्वेश्चन ये, कैसा सर्च ऑपरेशन था जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी नहीं हो पाया? सुबह सीईओ साहब अभी जब आए थे, जब हम लोग अभी धरने पे बैठ रखे थे, तब वो बोल रहे कि मैंने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी बहुत सारी? पर्टिकुलरली 1 किलोमीटर के दायरे में लगाते? कॉमन सेंस है ये? क्या ये क्वेश्चन नहीं है आपकी वर्दी पे? इन्होंने सर इनको लोकेशन पता थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाले में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, स्मेली एरिया था, इसलिए इन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी इन्होंने कोशिश। रवि ने जिनको गाड़ी गिरवी बेचने के लिए दी थी, यादव नाम के शख्स को, उनके बारे में आपको बताया था उन्होंने कुछ? सर ऐसा कोई बहुत जान पहचान नहीं थी। मेरे पति पब्लिक डीलिंग में थे। आप समझ सकते हैं जब आदमी पब्लिक डीलिंग में होता है 1000 लोगों से मिलता है। बस मुझे इतना पता था और उनके टर्म्स भी उसके साथ वैसे ही थे, कोई घनिष्ठ मित्र नहीं थे।
वो मोबाइल भी नंबर भी उसका मैंने अपने पति के दूसरे वाले फ़ोन से निकाला। शंभू यादव को मेरे पति ने 25 कॉलें करी थी इसके घर जाने से पहले। कोई भी शरीफ इंसान होगा ना डायरेक्टली नहीं जाएगा, यार फीमेल्स होती हैं, कुछ होता है, अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करना। उन्होंने उसको कॉल करी, उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब 25-30 कॉलें करने के बाद भी नहीं उठाया, तब उसने कॉल करके बोला रवि को कि तू क्या चले जा, या तो तुझे गाड़ी दे देगा या तुझे पैसे दे देगा। इसीलिए मेरे पति वहाँ वापस गए और उन्होंने मना कर दिया कि ना हम गाड़ी देंगे ना हम पैसे देंगे। जब ये बात हुई तो मेरे पति डर गए कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्योंकि आंटी लोगों ने बताया कि कहाँ बेटा किनके पत्रों में पड़ गए, तो ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब जाके मेरे पति के दिमाग लगा थोड़ा सा, उन्होंने उसकी हवा निकालने की सोची कि मैं हवा निकाल देता हूँ इसका। आंटी ने बोला कि बेटा हवा निकालने से, क्योंकि बहुत देर तक घूम रहे थे, काफ़ी टाइम पहले चले गए थे, कोई रात की बात नहीं थी कि वो रात को गए हो किसी के घर। जब बहुत देर तक आगे पीछे घूमते रहे तब उन आंटी ने बोला कि बेटा तू हवा भी निकालेगा, ये अभी मैकेनिक से ठीक करवा देंगे, पूरा अंदर जत्था है, हरियाणा से लोग आते हैं और इस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, 2 बॉडीगार्ड और ये गनर्स वनर्स तो ये साथ में लेके घूमता है। कौन सी बहुत बड़ी तोप है जो गनर्स लेके घूमता है। उसके बाद भी मेरे बहुत क्वेश्चन है सर, मैं आपको बताऊँगी वो क्वेश्चन। जब इनको ये बात पता चली तो ये दोबारा 2 भैया लोग जो अस्पताल में थे, वो लोग भैया लोग आए, ये लोग वापस गए वो बात करने के लिए। बात करने के बजाय उन्होंने सीधा शूट आउट किया, क्योंकि शंभू यादव ने पहले ही बता दिया था कि रवि अपनी गाड़ी लेकर जाएगा। इस चक्कर से तुम्हें बात करनी थी, बात करते। चलो लड़कों में लड़ाई भी होती है, हाथ पैर चलाते, तुम गोली चला दोगे सर। एक गोली बोलने के लिए और एक गोली देखने, बंदूक देखने के लिए भी ना बहुत आप भी फील कर सकते हो कि बंदूक कितनी बड़ी चीज़ होती है शरीफ लोगों के लिए। उन्होंने प्रॉपर तीनों पे गोलियां चलाई हैं और एक को तो उन्होंने गाड़ी से कुचला गोली मारने के बाद। तो सर कितना बड़ा ढेट है उन लोगों का। कानून और प्रशासन को तो उन्होंने जूते की नोक पे रख रखा है। पैरोल पे आ रखा था एक बंदा बाहर से, उसने सबको शरणागत दे रखी थी उस घर में जहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, और उन्होंने सीधा शूट आउट करना शुरू किया। इसी कारण मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ भागे और बाकी जो 2 थे उनको हॉस्पिटल लेके, क्योंकि वो मेन रोड की तरफ भागे। हबड़ा तबड़ी में मेरे पति नीचे की तरफ भाग गए। वहीं पे इन्होंने, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, सुबह जब नाले से डेड बॉडी निकली तब पता चला कि 3-4 गोली मारी थी उन्होंने। 3-4 गोली आदमी डराने के लिए नहीं मारता। आप कुत्ते को पत्थर मारोगे तो पैरों पे मारोगे ना, लेकिन जब आप चाहोगे कि मैं इस कुत्ते की आँख फोड़ूं तो आप आँख पे एम करोगे ना। इन्होंने ऊपर एम करके मारा। इट्स अ प्रॉपर मर्डर। ये पूरा का पूरा ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ और है सर, आचार संहिता खत्म हुए कितना टाइम हुआ है? आचार संहिता के टाइम पे सारे जो आपके लीगल वेपन्स होते हैं वो पुलिस के अंडर में जमानत में जाते हैं, कुछ टाइम के लिए कस्टडी में उसमें जाते हैं। इनको कितने टाइम में मिला? जो बंदूक थी वो लाइसेंस थी या नहीं थी, और इन्होंने किस बेस पे वो बंदूक निकाल दी? सामने वाले के हाथ में बंदूक हो तब तुम बंदूक निकाल सकते हो, जब सामने वाले के हाथ में एक झाड़ू की सीख तक नहीं थी, तुमने गन किस बेस पे निकाली? तुम बात करते, तुमने मेरे हस्बैंड को ही मार दिया। सर मेरा क्वेश्चन है, अब मैं इस बच्चे को पालूंगी कैसे? मेरे पति अर्निंग थे, वही काम करते थे, इसको कैसे पालूंगी सर मैं? कल की डेट में जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना इसकी फीस भरने के लिए, कुछ करने के लिए, तो मैं आत्महत्या करूँगी। फिर आओगे आप जागृति विहार में एक और न्यूज़ कवर करने के लिए कि एक माँ ने अपने आप को और एक बच्चे को जला दिया। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आपको? कुछ नहीं सर, कोई प्रशासन नहीं। धामी जी से मुझे उम्मीद थी कि क्या पता वो आए, नहीं आए। योगी जी को मैं फिर नमन करती हूँ, वो बेटियाँ मानते हैं हमें और हम उन्हें अपने पिता मानते हैं कि हम उनका नाम ले लेते हैं। धामी जी भी काश कुछ मानते और आते तो शायद से इस मामले को कुछ स्ट्रेंथ मिलती, लेकिन कुछ नहीं है। औरतें बेचारी, सर कितने दिन आ जाओगे आप कवर करने? नई स्टोरी आएगी ना, आप भी वहाँ जाओगे। ये औरतें कितने दिन आ जाएंगी मेरे लिए? यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर अभी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है तो होना चाहिए। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर फास्ट ट्रैक में डालो ऐसे केसेस को। अपने केस को क्या, मैं सारे केसेस को बोल रही हूँ। काश अंकिता के केस को भी ऐसे ही इन्होंने ट्रीट किया होता। अंकिता के माँ बाप भी रो रहे हैं, हम लोग भी रोएंगे।